हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स दोस्तों सभी एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी वेटेज रखता है, तो इसके लिए हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स कराऊंगा और उसके साथ साथ अलग से एसएससी जेई के लिए क्वेश्चंस भी आपको लेके आऊँगा। मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो शॉर्ट नोट के तरीके से होगा, जिसमें आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा। फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगी, और जिससे आप जो है इस वीडियो को देखते ही आपके थोड़े कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जो है आपको क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कंटेंट इसके अंदर है। तो सिलेबस आप सभी लोगों को पता ही होगा। सिलेबस के बारे में सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ द सॉइल, फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के अंदर सॉइल वाटर रिलेशनशिप, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले मिनरल्स एंड द सॉइल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलारिटी एंड परमिएबिलिटी, सीपेज थ्रू द सॉइल, vertical stresses, compressibility and consolidation, shear strength of soil, stability of slope, earth pressure and retaining wall, cantilever, sheet pile and anchor pile, shallow foundation, deep foundation, soil exploration and the expensive soil. So this is the syllabus of all exam which is common. For all exam this syllabus is common from the civil engineering soil mechanics. दोस्तों आप जो है कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेट की ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे तरफ। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द सॉइल, जो हमारा पहला चैप्टर है, और आज की क्लास में हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सॉइल की ओरिजिन मीन्स सॉइल होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का सबसे जो टॉप लेयर है जिसपे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल। फिर उसके नीचे लेयर, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे सॉइल का जो लेयर है वो डिफरेंट होता जाएगा। ऊपर जैसे मान लीजिए क्लेई सॉइल है, रॉकी सॉइल है, स्ट्रेटा जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। फिर सॉइल की ओरिजिन कहाँ से हुई है, सॉइल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सॉइल बना कहाँ से, ये भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सॉइल जो है वो बना कहाँ से और सॉइल है क्या। ओके, इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। रॉक जो है आपको पता होगा, रॉक की वेदरिंग से, जब रॉक टूटता है, रॉक की वेदरिंग होती है तो वहाँ से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले सॉइल के बारे में कौन बताया, तो डॉक्टर कार्ल टेराज़ागी, जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के फादर के नाम से जानते हैं। उन्होंने फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल टेराज़ागी ऑब्टेन द टर्म सॉइल मैकेनिक्स इन 1925। 1925 के अंदर उन्होंने इस सॉइल मैकेनिक्स टर्म को लोगों के सामने रखा और उन्हें बताया कि सॉइल मैकेनिक्स भी जो है एक सब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर हम लोग जो है सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। सॉइल इज़ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ये एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जिसके अंदर कंपोज्ड ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल भी है, प्रोड्यूस बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। अब देखो सॉइल के अंदर जो है सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ओके, सॉइल के अंदर सॉलिड पार्ट भी है, वाटर भी है और एयर भी है। ये सब हम लोग थ्री फेज सिस्टम के अंदर पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं कि सॉइल के अंदर थ्री फेज सिस्टम क्या होगा। तो जब ये तीनों पार्ट अवेलेबल होगा, सॉइल के अंदर सॉलिड पार्ट, वाटर पार्ट और एयर पार्ट तीनों अवेलेबल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे थ्री फेज सिस्टम, और इसमें से कोई भी दो अवेलेबल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टू फेज सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब रॉक का जो है, रॉक की वेदरिंग, अब ये जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जियोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। तो ये अर्थ का मूवमेंट होगा, इरोजन मतलब जैसे मान लीजिए सॉइल है तो सॉइल का इरोजन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होके और डिपोजिशन होगा कहीं ना कहीं।
ट्रांसपोर्ट होगा। इससे मान लीजिए कोई रॉक या सॉइल कुछ भी टूटता है तो भी टूटने के बाद वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वहाँ पे उसका डिपोजिशन होगा, फिर उसका मूवमेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है कि सॉइल जो है हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है वो फ्लो करती रहती है, ठीक है। अब इरोजन जो है, जो वेदरिंग हम लोग बोल रहे थे, या इरोजन बोलो या वेदरिंग बोलो, जिसको हम लोग बोलते हैं टूटना। अब इसकी वेदरिंग या इरोजन जो है कितने प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार से इसका वेदरिंग या इरोजन हो सकता है। तो दो प्रकार से इसका वेदरिंग होगा, एक होता है आपका फिजिकल वेदरिंग, दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिटेन द सेफ कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट्स रॉक। फिजिकल वेदरिंग के अंदर जो रॉक है, जिस प्रकार का रॉक है, आपको बता दूं रॉक जो है वो तीन टाइप का होता है, एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जिस रॉक से जो सॉइल बना हुआ है, यदि फिजिकल वेदरिंग से बना हुआ है सॉइल, तो उस पेरेंट्स रॉक का जो कंपोजिशन है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वो मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। बल्कि पार्टिकल्स होगा, शेप जो है वो कोई भी हो सकता है, एंगुलर, राउंडेड, फ्लैट, इलोंगेटेड, किसी भी प्रकार का शेप का बन सकता है। सिंगल ग्रेन विदाउट बॉन्डिंग बिटवीन देम, अभी अलग अलग ग्रेन्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। केमिकल वेदरिंग के अंदर चेंज इन द मिनरल कंपोजिशन, अब वो उसके मिनरल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर। प्लेट लाइक विद द हाई सरफेस एरिया, अब केमिकल वेदरिंग के अंदर जो है सॉइल की सरफेस एरिया जो वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिस्टलाइन पार्टिकल ऑफ कॉलोइडल साइज नोन एज अ क्ले मिनरल्स, अब क्ले जो है वो एक क्रिस्टल पार्टिकल्स हो जाएंगे और उसी को हम लोग बोलेंगे क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरोलॉजी के अंदर आपको बताऊंगा कि क्ले का जो शेप कैसा होता है, उसके अंदर मोंट मोरिलोनाइट्स या केल्नेनाइट्स या अलग अलग क्ले मिनरोलॉजी पाए जाते हैं, उनको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फेज के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फेज के अंदर क्या होगा, जो सॉइल है उसको एलुवियल सॉइल कब बोलोगे, जब वो डिपोजिशन होगा किसके कारण से, रिवर के अंदर। रिवर के अंदर यदि सॉइल का डिपोजिशन होता है, रिवर मतलब वाटर, पानी की वजह से सॉइल का यदि डिपोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एलुवियल सॉइल। सी वाटर, समुद्र के पानी के कारण यदि हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मरीन सॉइल। स्टिल वाटर लाइक लेक, लेक के अंदर सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे लेकोस्ट्रीन सॉइल। विंड के कारण सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या वेदरिंग हो रही है उसको बोलेंगे एओलियन सॉइल। आइस के कारण जो होगा उसको बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल। लॉयसेस इज एन एओलियन सॉइल, लॉयसेस जो है वो एलियन सॉइल है, ठीक है। और लॉयसेस होता क्या है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉयसेस। चलो अब आइए पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार की सॉइल के बारे में देखते हैं। पहला है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की डेंसिटी लो डेंसिटी एंड लेवल टू द लिक्विफिकेशन इन द अर्थ प्रोन एरिया, अभी इसकी डेंसिटी कम होती है। अभी क्या होगा कि एलुवियल सॉइल है, अभी सॉइल के अंदर आप पानी भर दीजिए और पानी भरने के बाद ये क्या होगा, ये सॉइल जो है पूरा का पूरा घुल जाएगा। इसके अंदर यदि आप बैठोगे चढ़ोगे तो वो सॉइल नीचे की तरफ धंस जाएगा, इसी को तो हम लोग बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन हो सकती है अर्थ प्रोन एरिया, मतलब सॉइल जो है अंदर जो नीचे की तरफ चली जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे लिक्विफिकेशन। उसके बाद दूसरा आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अ रेसिडुअल डिपॉजिट फ्रॉम बसाल्ट और ट्रैप रॉक, कंटेन क्ले मिनरल्स दैट इज मोंट मोरिलोनाइट। ब्लैक कॉटन जो है वो एक रेसिडुअल डिपॉजिट है। रेसिडुअल डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जो सॉइल का वेदरिंग जहाँ पे हो रहा है वहीं पे वो डिपॉजिट हो जा रही है, जो सॉइल का वेदरिंग जहाँ पे हुआ है वहीं पे वो डिपॉजिट हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल वेदरिंग। आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखते हैं लेटेराइट सॉइल। आयरन ऑक्साइड कंटेन रेड और पिंक कलर, रेसिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम द बेसाल्ट। लेटेराइट सॉइल जो है इसके अंदर इसका जो कलर होता है, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होने की वजह से उसका जो कलर है वो रेड कलर या पिंक कलर होता है, और ये भी एक प्रकार का रेसिडुअल सॉइल है, और जो किससे बनता है, बेसाल्ट रॉक से बनता है। बेसाल्ट रॉक क्या है, बेसाल्ट रॉक जो है वो इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं डेजर्ट सॉइल। यूनिफॉर्म इन द ग्रेडेशन
और ड्यून सैंड। डेजर्ट के अंदर सब आपने रेगिस्तान के अंदर देखा होगा, सॉइल जो है वो क्या होती है, उड़ती रहती है। उड़ने के बाद फिर वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट होने लगती है। ठीक है, इट इज़ अ नॉन प्लास्टिक एंड हाईली परवियस। ये ना तो इसके अंदर मतलब क्ले जो मिनरल्स है सॉइल के, वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक या चिपके हुए नहीं रहते हैं, मीन्स प्लास्टिसिटी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। और जो है ये हाईली परवियस होता है। परवियस का मतलब है कि वो वाटर को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए। इसके बाद आएगा मरीन सॉइल। लो सियरिंग स्ट्रेंथ, मरीन सॉइल के अंदर सियर स्ट्रेंथ नहीं होता है। हाईली कंप्रेसिबल, सॉफ्ट एंड द हाईली प्लास्टिक। शियर स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिबल ज़्यादा है, सॉफ्ट होती है और प्लास्टिक हाईली प्लास्टिक होती है मरीन सॉइल। बेंटोनाइट क्ले क्या होता है, बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द वॉल्केनिक ऐश विद हाई परसेंटेज ऑफ द मोंटमोलोनाइट। याद रखिएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर भी मोंटमोलोनाइट ज़्यादा होता है, बेंटोनाइट सॉइल के अंदर भी मोंटमोलोनाइट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि मोंटमोलोनाइट मिनरल्स यदि ज़्यादा है तो सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है। सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द मोंटमोरिलोनाइट्स पार्टिकल मिनरल्स। देन इज हार्ड पैन, dense well graded cohesive aggregates of the mineral particle, they do not disintegrate when submerged in the water। हार्ड पैन भी एक प्रकार का सॉइल है, ये एग्रीगेट के जैसा होता है, मजबूत होता है। पानी के अंदर इसको यदि आप डालोगे तो उसका सबमर्ज नहीं होगा, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, इसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे। लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड द क्ले। लोम जो है वो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट और द क्ले का। अब सबकी साइज यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें, क्ले किसको बोलेंगे, सिल्ट किसको बोलेंगे, सैंड किसको बोलेंगे। यदि आपको पता है इनकी साइज़ तो अभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा। देन इज पीट। व्हाट इज़ पीट? पीट इज़ एक ऑर्गेनिक सॉइल होता है विथ फाइब्रस एग्रीगेट, उसके अंदर फाइब्रस मटेरियल्स होते हैं, फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेबल मैटर इन द एक्सेस मॉइस्चर, हाईली कंप्रेसिबल बट नॉट सूटेबल फॉर द फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए ये पीट सॉइल जो है वो यूज़फुल नहीं होता है। इंडूरेटेड क्ले, हार्डनिंग ऑफ द क्ले ड्यू टू द हीट एंड द प्रेशर। हीट और प्रेशर की वजह से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको आप बोलेंगे इंडूरेटेड क्ले। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ सॉइल, ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है अभी हम लोग शुरू किए हुए हैं, हमने अभी देखा कि सॉइल होता क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है। तो दो तरीके से होती है, एक होता है उसका वेदरिंग, दूसरा होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है डिपोजिशन, और उसके बाद अपहेवल भी कहीं कहीं आता है। तो वेदरिंग की वजह से रॉक टूटता है, रॉक टूटता है तो रॉक जो टूटता है वो रॉक या तो उसके वहीं पे डिपोजिशन हो जाए या तो वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो रॉक जो है सेम पेरेंट्स रॉक पर डिपोजिट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, और यदि वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और वेदरिंग के लिए दो पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो होगा उसका मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग बोलिए, या फिर उसका केमिकल वेदरिंग हो सकता है सॉइल का। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज लिथिफिकेशन। एक नोट्स यहाँ पे लिखा गया है कि लिथिफिकेशन का मतलब क्या है। लिथिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू कोहेरेंट सॉलिड रॉक एज बाय कॉम्पेक्शन और सीमेंटेशन। अनकंसोलिडेटेड मतलब उसके अंदर पूरा बिल्कुल कंसोलिडेशन नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर वॉल्यूम की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन यही होता है कि यदि सॉइल के अंदर वाटर या फिर कुछ भी एयर प्रेजेंट है तो वो जो है स्वेलिंग हो जाएगी, उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड। तो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होने की वजह से इसके अंदर सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। जैसे आप उसको आप कॉम्पैक्ट करोगे, आप उसके अंदर से एयर या
वाटर जो है रिमूव करवाओगे, उसकी डेंसिटी बढ़ाओगे, तो जो सॉइल है वो धीरे धीरे सॉलिड रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिथिफिकेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द सेकेंड चैप्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। पहली क्लास के अंदर जस्ट हमने सॉइल का डेफिनेशन देखा और टाइप्स ऑफ सॉइल देखा, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है और सॉइल और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और यदि आप जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यदि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या फिर क्विक रिवीजन के लिए कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है तो आप जो है ज़रूर इसको शेयर कीजिए। मैं इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँगा। यदि आपको जिसको ज़रूरत है वो पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकता है, उसको हम जो है सेंड कर देंगे। Now let's start the second chapter. First is what is phase diagram. Phase diagram क्या होता है? Is a diametric representation of the different phase in a soil mass. Soil mass, soil जो है उसके अंदर अभी मैंने बताया था कि दिखता तो नहीं है लेकिन इसके अंदर 3 फेस होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है एयर होता है। सॉलिड, वाटर और एयर 3 फेस होते हैं। इज अ डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेस इन द सॉइल मास। अब सॉइल मास के अंदर 3 फेस इज अ 3 फेस विच इज़ नोन एज पार्सली सेचुरेटेड सॉइल, और दूसरा है 2 फेस। अब 2 फेस कैसे पॉसिबल है? अब ध्यान दीजिए, अब 2 फेस के अंदर सॉलिड तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड को कभी आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अब इसके अंदर एयर या वाटर जो है वो रिमूव हो सकता है। अब जब एयर रिमूव हो जाएगा या वाटर रिमूव हो जाएगा तभी हम देखते हैं कि 2 फेस क्या बोलता है और 3 फेस में क्या है। सबसे पहले हम लोग 3 फेस डिस्कस करते हैं। तो 3 फेस डायग्राम के अंदर सॉलिड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो समेशन होता है किसका किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब भैया वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स जो है या तो एयर की वजह से होगा, इसको वॉल्यूम वॉइड्स ड्यू टू एयर, या फिर वॉइड्स जो है वो वाटर की वजह से होगा। पानी की वजह से वॉइड्स हो सकता है, एयर की वजह से वॉइड्स हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर दोनों का समावेश होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेट ऑफ सॉइल के अंदर क्या होगा। तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर। अब दोस्तों हमें पता है बच्चों कि वेट ऑफ एयर इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हवा का वेट लेकर नहीं चलते हैं, जिसमें वेट ऑफ एयर जो है यहाँ पे हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब यही आपका जो है वो क्या है? 3 फेस सिस्टम है। 3 फेस सिस्टम का फिर से एक बार मतलब समझिए, जिसके अंदर सॉलिड, एयर और वाटर तीनों चीज़ प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे 3 फेस सिस्टम। और इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से 3 क्वांटिटी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम, भैया ये जो टोटल वॉल्यूम है इसी के अंदर तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किस में क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों को आप कंसीडर करोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं 2 फेस सिस्टम। तो 2 फेस सिस्टम में पहला जो है फुल्ली सेचूरेटेड होगा और दूसरा जो है वो ड्राई सॉइल होगा, ओवन ड्राई बोल सकते हो। याद रखिएगा 3 फेस सिस्टम को हम लोग पार्सली सेचूरेटेड भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में पूछने को मिलता है, देखने को मिलता है, और आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फुल्ली सेचूरेटेड में क्या हुआ? अब एक सॉइल है, अब इसको आपने क्या किया, इसके अंदर पूरा का पूरा पानी डाल दिया, पूरा का पूरा पानी भर दिया है इस सॉइल के अंदर। अब इस सॉइल के अंदर सॉलिड पे तो क्या इफेक्ट होगा? सॉलिड पार्ट तो रहेगा ही भैया जैसे जैसे था,
जैसे जैसे सॉलिड पार्टिकल है वैसा ही रहने वाला है, लेकिन जो एयर है, एयर जो है वो क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ही आप जो है इसके अंदर एयर रिमूव हो जाएगा, वाटर आप ऐड कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो रिमूव हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह पे कौन ले लेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली, मतलब यहाँ पे जो वॉइड्स है वो वाटर की वजह से ही होगी, और वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल। तो इसका डायग्राम देख लीजिए, इसके अंदर होता है सॉलिड और इसके अंदर होगा वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मीन्स यहाँ पे जो वॉइड्स का वॉल्यूम है वो अल्टीमेटली वाटर की वजह से ही होगा, और देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड के वॉल्यूम पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ओवन ड्राई सॉइल के अंदर। ओवन ड्राई सॉइल क्या है, तो ये होगा आपका सॉइल सॉलिड। अब देखो ध्यान से, आपने कभी कभी अपने कॉलेज लेवल के अंदर किया होगा, आपने एक वेसल के अंदर, एक बाउल के अंदर सॉइल लिया और वो थोड़ा सा वो मॉइस्चर था उसके अंदर, और आपने उसको ओवन के अंदर डाल दिया, ओवन के अंदर उस सॉइल को डाल दिया। तभी क्या होगा, जैसे ही आप ओवन के अंदर डालोगे, ओवन का टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए सॉइल को 24 घंटे के लिए रख देते हैं, जिसमें से सॉइल का पूरा जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। इस वही सॉइल को हम लोग बोलते हैं ओवन ड्राई सॉइल। इसके अंदर वाटर जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर जो है वो जीरो हो जाएगा। मीन्स वाटर का जो पार्टिकल्स हैं, वाटर का जो फेस है वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वॉइड्स है वो किसकी वजह से होगी, तो जो वॉइड्स है वो ड्यू टू एयर ओनली, हवा की वजह से ही वहाँ पे वॉइड्स प्रेजेंट होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली ड्राई सॉइल। जैसे यहाँ पे हमने इसको बोला ना फुल्ली सेचूरेटेड सॉइल, वैसे ही हम यहाँ पे इसको बोलेंगे फुल्ली ड्राई सॉइल। वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हवा का वेट हमें लेना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ एयर ओनली। ओके, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम आपको यदि समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर सही में समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट, अब सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट, अब देखो यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ पे वाटर होता है और यहाँ पे एयर होता है। ऐसा दिखता नहीं है, कभी आपने देखा है सॉइल के अंदर कि सॉलिड अलग कर लो, वाटर अलग कर लो, एयर अलग कर लो, ऐसा कभी आपने देखा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। बट हम लोग एज ए स्टडी लेवल के लिए इसको कंसिडर करते हैं। अब किसी भी सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है वो हमें कैसे पता चलेगा? वाटर कंटेंट कितना है, तो हम लोग जो हैं वेट ऑफ वाटर का वेट और वेट ऑफ सॉलिड, भैया जो है वाटर कंटेंट के लिए इस हवा से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इस हवा से कुछ लेना देना नहीं है। तो सॉलिड पार्ट के अंदर वाटर का वेट कितना है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो बताता है आपको वाटर कंटेंट। सो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, मीन्स सॉइल के अंदर वाटर का वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड आएगा, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब ऐसा कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर सॉलिड के वेट में वाटर का वेट कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाटर कंटेंट। अब देखिए भैया, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस केस में होगा? किस केस में वाटर कंटेंट 0 होगा? अभी हमने यहीं पे तो देखा कि ओवन ड्राई सॉइल के अंदर बिल्कुल वाटर नहीं होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर कंटेंट 0 हो सकता है। ठीक,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वाटर कंटेंट तो जीरो ही है ना, वेट ऑफ वाटर यहाँ पे जीरो है। तो जब वन ड्राई सॉइल के अंदर वेट ऑफ वाटर जीरो होगा तो इसका आप वाटर कंटेंट आप निकाल लीजिए, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड कीजिए तो जीरो ही आने वाला है। तो ओवन ड्राई के अंदर वाटर कंटेंट जो है वह जीरो हो सकता है। ठीक है, वाटर कंटेंट जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है और इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट से कम हो सकता है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू है वो 0 टू इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट हम लोग कह सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट आपका 1 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेट ऑफ वाटर यदि ज़्यादा हो गया, वेट ऑफ सॉलिड यदि कम हो गया तो ये मोर देन 1 हो सकता है ना, और इनफाइनाइट से कम हो सकता है। ठीक, तो देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, वहाँ पे इनफाइनाइट लेवल तक इनफाइनाइट से कम हो सकता है। अब देखिए ध्यान से कि W इज़ अ वेट, वाटर कंटेंट के अंदर कौन कौन सा वाटर कंसीडर होता है। एक होगा आपका भैया ग्रेविटी वाटर, दूसरा है कैपिलरी वाटर, तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आप इन सभी वाटर कंटेंट को इरिगेशन के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। इरिगेशन यदि आप लोग पढ़े हुए हैं तो उसके अंदर ग्रेविटी वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। दूसरा कैपिलरी वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर जो एक ही जगह पे रहता है और ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कि ऐसा वाटर कंटेंट जो किसी भी काम के लायक नहीं होता है, यदि उसको आप जो है एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो वाटर कंटेंट ऊपर जो है उड़ जाएगा, उसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। वाटर कंटेंट कैन बी रिमूव बाय द ओवन ड्राइंग। और वाटर कंटेंट को रिमूव करने के लिए ओवन ड्राइंग मेथड, अभी हम लोग वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर कंटेंट जो है आप कैसे निकाल सकते हो। यदि आपको पता है कि वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल होता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या है? वॉइड रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, अब यहाँ पे एक होता है आपका सॉलिड, ये है आपका वाटर और ये है आपका एयर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर वॉइड्स कितना है ये हमें बताता है हमारा वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर, सॉइल के अंदर तो सॉलिड है, और कंफ्यूज मत होना, सॉइल और सॉलिड से आप कंफ्यूज मत होना। सॉइल के अंदर ही सॉलिड है और सॉइल के अंदर ही वॉइड्स है। मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन दोनों का जो रेशियो है, इसका मतलब ये कि सॉलिड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है, उसको आप लोग बोलेंगे वॉइड रेशियो। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या वॉइड रेशियो जीरो हो सकता है? क्या वॉइड रेशियो जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं होगा। या तो वो एयर की वजह से होता है वॉइड्स, या तो वाटर की वजह से वॉइड्स होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए वॉइड रेशियो जो है जीरो नहीं होगा, हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा और इन्फिनिटी से कम हो सकता है। ठीक है, चलिए। फाइन ग्रेन सॉइल हैव द हाइयर वॉइड रेशियो देन द कोर्स ग्रेन सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। क्यों फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा? क्यों कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा? वाइल द साइज ऑफ द वॉइड इन द कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन द कोर्स फाइन ग्रेन सॉइल। साइज ऑफ वॉइड, अब देखो ध्यान से, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर, फाइन ग्रेन है ना, छोटे छोटे पार्ट्स हैं,
और जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना वॉइड्स कम होगा, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना वॉइड्स कम होगा, जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना वॉइड्स कम होगा। और कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर जितना ज़्यादा कोर्सर मटेरियल होगा उतना वॉइड्स ज़्यादा होगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज पोरोसिटी। अब पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी, अब देखिए ध्यान से, अभी हमने डिस्कस किया है वॉइड रेशियो, इसके अंदर हमने 3 फेज डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तभी देखो टोटल वॉल्यूम के अंदर वॉइड कितना प्रेजेंट है। अब कभी भी पोरोसिटी आए तो आपको याद रखना है टोटल वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द टोटल वॉल्यूम सॉइल के टोटल वॉल्यूम में कितना वॉइड्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे पोरोसिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा एंड नीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब याद रखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए पोरोसिटी भी जो है 0 से बड़ी होगी और 100 से छोटी होगी। ओके, कभी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो टोटल वॉल्यूम के इक्वल नहीं हो सकता है। क्या कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वो इसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी ही आएगी। Void ratio serve as a useful parameter as compared to porosity. Void ratio is defined with respect to the volume of the soil solid which is not changed even in the compression. Means void ratio जो है वो एक यूज़फुल पैरामीटर है as compared to porosity. A void ratio is defined with respect to volume of soil solid. वॉइड रेशियो जो है वो सॉइल सॉलिड से डिफाइन होता है विच डू नॉट चेंज इवन इन द कंप्रेशन। अब देखो इसका मतलब बहुत शानदार मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है इसको कितना भी आप कंप्रेस कर लीजिए उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बट पोरोसिटी के अंदर टोटल वॉल्यूम के अंदर यदि हम लोग कंप्रेशन करेंगे, यदि हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो इसके अंदर से एयर और वाटर रिमूव हो सकता है। मीन्स पोरोसिटी कैन बी चेंज एंड void ratio will not be changed because void ratio is depend only on the volume of solid. Next is degree of saturation. Degree of saturation क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब याद रखिए अब हम लोग सेचुरेशन की बात करेंगे। सेचुरेशन की जब बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये हो गया आपका एयर, ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉलिड। सेचुरेशन के अंदर सॉलिड से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग डील करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉइड्स किसकी वजह से? एयर की वजह से, वाटर की वजह से। और वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जो रेशियो है इसको इन्होंने बोला है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है इन केस ऑफ ओवन ड्राई, इन केस ऑफ फुल्ली ड्राई सैंपल। फुल्ली ड्राई सैंपल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो जब वो जीरो हो जाएगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है वो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ा हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ड्यू टू वाटर ओनली, यदि वाटर की वजह से ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो रहा है तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 आ जाएगा। इन केस ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी 100%, और इन केस ऑफ फुल्ली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी 0। सो फॉर द पार्सली सेचुरेटेड सॉइल के लिए 0 से बड़ा और 100 से कम होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। चलिए आगे देखिए, अब आता है आपका एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मीन्स ये जो वॉइड्स आपके पास है, चाहे वॉइड्स एयर की वजह से हो चाहे वाटर की वजह से हो,
इसके अंदर एयर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ओके, that's define is air content. Okay, now the percentage of air voids, percentage of air voids मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। एयर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से डील कर रहे हैं, और यदि हम लोग परसेंटेज एयर वॉइड्स की बात करेंगे तो वो टोटल वॉल्यूम से डील करेंगे। ओके, परसेंटेज एयर वॉइड्स इज ऑलवेज लेस देन एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑलवेज लेस देन एयर कंटेंट, हमेशा कम ही होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आ चुका है, टोटल वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा ही होगा, किसकी वजह से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, परसेंटेज एयर वॉइड्स कम होगा इन कंपैरिजन विद द एयर कंटेंट। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके यदि अंदर कोई भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या है, बल्क यूनिट वेट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट है तो वेट बाय वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होता तो मास बाय वॉल्यूम होता। और वेट किसकी वजह से होगा, तो वेट चाहे तो सॉलिड की वजह से हो, चाहे वेट वाटर की वजह से हो। हवा का वेट तो हमने क्या किया है, वेट ऑफ एयर हमने क्या किया है, वेट ऑफ एयर हमने निगलेक्ट कर दिया है, वेट ऑफ एयर हमने जीरो ले लिया है। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड रिप्रेजेंट द टोटल वेट ऑफ द सॉइल divided by volume of the solid plus volume of water plus volume of the air, that denotes the total volume. So the total weight of the soil divided by the total volume of the soil, that is known as bulk unit weight. Okay, and now what is unit of the bulk unit weight, you can see is a kilonewton per meter cube. We know that the unit of weight is Newton and volume of unit of volume is meter cube, so it represented by kilonewton per meter cube, newton per meter cube, or kilogram kg ton per centimeter cube, also kg ton per centimeter cube. Now the unit weight of the soil. What is meaning of unit weight of the soil? Unit weight is represented by weight of the solid divided by volume of the solid, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यूनिट वेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि देखिए ध्यान से, अब हम लोग सॉलिड से ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया सॉलिड का वेट कितना है, सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, उन दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको मिल जाएगा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी दिखा सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्लू। Specific gravity is also represented as a unit weight of the solid divided by unit weight of water, like this. G is a specific gravity of the solid. आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा, आपको एक एक चीज़ों के साथ डिस्कस होगा। आप जो है बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, स्टार्टिंग से देखने के बाद लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करो, जिससे क्या है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना, सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको मिलती रहे। नाउ द यूनिट वेट ऑफ वाटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, भैया यहाँ पे सॉइल था, यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल था तो हम लोग सॉलिड के साथ डील कर रहे थे, यहाँ पे वाटर है तो हम लोग वाटर के साथ डील करेंगे। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज यूनिट वेट ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज गामा डब्लू। ओके, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया। ओके, चलो, वैल्यू ऑफ गामा डब्लू मीन्स यूनिट वेट ऑफ वाटर चेंज विद द टेम्परेचर, बट यूजली वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ द गामा डब्लू इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं, याद रखिएगा, यूनिट हमेशा याद रखिएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। अब भैया आ जाइए ड्राई यूनिट वेट में। अब ड्राई क्या होगा, ड्राई का मतलब है सूखा।
अब सूखे से क्या लेना देना है, तो सूखे से लेना देना है कि वेट ऑफ सॉलिड लेंगे, और वेट ऑफ सॉलिड लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, टोटल वॉल्यूम करेंगे, याद रखिएगा। ड्राई यूनिट वेट के लिए टोटल वॉल्यूम करेंगे। अब ये बल्क यूनिट वेट गामा बी और ड्राई यूनिट वेट गामा डी, इन दोनों का बहुत बहुत यूज़ है। आगे हम देखेंगे इन फॉर्मूलोस का कितना यूज़ है और कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। जब हम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के साथ आपको डील करवाएंगे तो मैं बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से, ड्राई यूनिट वेट इज द वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। गामा डी इंडिकेट द मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल। जितना ज़्यादा आपका गामा डी होगा, जितना ज़्यादा आपका गामा डी होगा, उतना ज़्यादा आपका सॉइल जो है वो कॉम्पैक्टेड होगा, मीन्स उसके अंदर वॉइड्स उतना कम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड इज द वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, गामा सैचुरेटेड, डब्ल्यू सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। इट्स यूनिट वेट ऑफ द सॉइल when all the air are filled with the water, means जितने भी वॉइड्स हैं, जितने भी एयर वॉइड्स हैं, उसमें भी क्या भर गया है, उसमें भी वाटर भर गया है, तो उस समय सैचुरेटेड वेट हो जाएगा। और सैचुरेटेड वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट मिल जाएगा। सबमर्ज और बियॉन्ड यूनिट वेट, गामा सबमर्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। When the soil is below the water table, then a buoyant force act on the soil solid and it is saturated weight is decreased by the unit weight of water. देखिए ध्यान से, जब पूरा का पूरा सॉइल जो है पानी में डूब गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे सबमर्ज हो गया है। और सबमर्ज जो है वो सैचुरेटेड से यूनिट वेट ऑफ वाटर जितना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो गामा बी बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू, याद रखिएगा। गामा बी बराबर गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। सैचुरेटेड सॉइल में और मे नॉट बी सबमर्ज, याद रखिएगा। सैचुरेटेड सॉइल जो है वो सबमर्ज नहीं हो सकता है, बट जितने भी सबमर्ज सॉइल हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। जितने भी सैचुरेटेड सॉइल हैं वो सबमर्ज नहीं हो सकते, बट जितने भी सबमर्ज हैं वो सब सैचुरेटेड होगा। भैया बिल्कुल याद रखिए, सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आगे आ गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो सॉइल का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कितना था, तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या था, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर था। ओके, देयर इज नो यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट्स ऑल्सो इज नोन एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद आएगा आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय गामा डब्लू। और हमेशा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द void ratio E maximum minus E natural upon E maximum minus E minimum। E maximum मतलब मैक्सिमम void ratio, नेचुरल void ratio, मैक्सिमम void ratio और मिनिमम void ratio। अब देखो ध्यान से, इसको रिमूव कर दिया है। E मैक्सिमम का मतलब है 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, ओके। और E मिनिमम का मतलब है 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। तो गामा डी इसको कन्वर्ट किया है,
गामा डी मैक्सिमम अपॉन गामा डी नेचुरल इज इक्वल टू गामा डी नेचुरल माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम। आप इसको इसी में याद रखिए, इसी में याद रखिए आप इसको। दिस पैरामीटर इज जनरली यूज फॉर द सैंडी एंड द ग्रेवली सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब कोहेजन लेस सॉइल के अंदर यूज होगा, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर ही यूज होता है ये रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज ओनली यूज फॉर द सैंडी सॉइल और ग्रेवली सॉइल विच इज़ ओनली फॉर द कोहेजन लेस सॉइल। और अभी एक इम्पॉर्टेंट ये जो टेबल है इतना इम्पॉर्टेंट है कि बार बार आपको क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही वाला है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर सिलेबस में तो ऑब्वियसली सॉइल मैकेनिक्स होता ही है और सॉइल का वेटेज भी ज़्यादा होता है, बट यहाँ से ज़रूर बनेगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी यदि 0 से 15 के बीच में होगा तो वेरी लूज सॉइल, 15 से 35 होगा तो लूज सॉइल, 35 से 65 होगा तो मीडियम सॉइल, 65 से 85 होगा तो डेंस सॉइल और 85 से 100 होगा तो वेरी डेंस सॉइल। मतलब रिलेटिव डेंसिटी जितना बढ़ाओगे, जितना रिलेटिव डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे ही सॉइल जो है वो डेंस होती जा रही है। रिलेटिव डेंसिटी जितना बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सॉइल जो है वो डेंस होती जा रही है। एक बार वापस से देख लीजिए, 0 से 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज सॉइल, 35 से 65 मीडियम डेंस सॉइल, 65 से 85 डेंस सॉइल एंड 85 टू 100 इट इज़ अ वेरी डेंस सॉइल। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं लिख के दे देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। चलिए सेकेंड चैप्टर सब जस्ट आपका थोड़े ही समय में कंप्लीट हो जाएगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुका होगा और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल हैविंग परफेक्टली स्पेरिकल ग्रेन सॉइल व्हेन द पैरामीटर आर अरेंज, मीन्स यदि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब उसके सभी पार्टिकल्स बिल्कुल एक जैसे शेप के अंदर दिखाई देंगे और स्पेरिकल शेप होगा ग्रेन का। तो क्यूबिकल एरर का मतलब है ई मैक्सिमम 91% जो है उसके अंदर वॉइड रेशियो होगा, पोरोसिटी जो है 47.6% ऐसा मानते हैं। प्रिज्मोइडल एरे, क्यूबिकल एरे, ये इसका जो है ये माइक्रो लेवल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और ई मिनिमम जो है वो 35% और पोरोसिटी मिनिमम जो है वो 25.9%। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो इंडेक्स प्रॉपर्टी का जान है। इंडेक्स प्रॉपर्टी का क्या है भाई? जान है। इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है ये फॉर्मूला इंडेक्स प्रॉपर्टी की जान है। WS इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। ओके, WS जो है टोटल वेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। टोटल वेट मतलब टोटल वेट ऑफ सॉइल, और यहाँ पे W जो है स्मॉल w क्या है? वाटर कंटेंट। ओके, याद रखिएगा। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस V। गामा D इज इक्वल टू गामा T। गामा T मतलब बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस W। W इज अ वाटर कंटेंट। E is equal to n upon 1 minus n. E is your void ratio, n is your porosity, n upon 1 minus n, where n is now next is n is equal to E upon 1 plus E। और ये सहवाग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, SE is equal to WG, SE is equal to WG, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे देखिए गामा T is equal to G plus SE upon 1 plus E। गामा टी इसको हम लोग गामा बी भी बोलेंगे, ठीक है। बल्क गामा टी को यहाँ पे गामा बी से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, मतलब समझ लीजिए आप ये बल्क डेंसिटी है। तो G प्लस एस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। गामा सेचूरेटेड, जब भाई सेचूरेटेड हो जाएगा तो एस का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? सेचूरेटेड होगा तो एस का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। ओके, नाउ गामा डी जो होगा, तो जब गामा डी होगा तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा, उसके अंदर फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। गामा सबमर्ज इज इक्वल टू G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, एंड गामा D इज इक्वल टू 1 माइनस NA
GS into gamma W upon 1 plus W into GS. Now this is saturated unit weight, S is equal to W upon gamma T 1 plus W minus 1 upon GS. Now next, okay, in this lecture, ओके नाउ नेक्स्ट जो ये आपका मेथड ऑफ द वाटर कंटेंट, यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मेथड्स के बारे में सभी मेथड्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है फॉर्मूला पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।